हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो आज हम लोग बात करने वाले एक नए चैप्टर के बारे में जिसका कि नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। लेकिन मैं आपको पहले ये समझा दूं कि जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई पार्टनर अपना पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करके और एक नया एग्रीमेंट आपस में एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी पुरानी पार्टनरशिप कैंसिल हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप उनके बीच में एस्टैब्लिश हो जाती है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें भी क्या होने वाला है, इसमें भी बेसिकली एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराना एग्रीमेंट तो हो जाएगा कैंसिल और नए पार्टनर के साथ एक नया एग्रीमेंट एस्टैब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो बेसिकली हमारा एग्रीमेंट यहाँ पे चेंज हो जाने वाला है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ही पार्ट पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं थोड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ले लेता हूं। मान लेता हूं एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, गोलू मोलू। तो एक गोलू मोलू बेसिकली 2010 से अपने बिजनेस को कैरी कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट बिजनेस में होता है उसका 60% गोलू और 40% मोलू आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब गोलू मोलू बेसिकली 2010 से लेकर और 2020 तक काम किए जा रहे हैं, पर इनको लग रहा है कि इनके बिजनेस में जो ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। अगर इन्हें कुछ पैसा और मिल जाए तो अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंशन करके और प्रॉफिट को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट आई तो उन्होंने एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका कि नाम ले लेता हूँ मैं भोलू, इसको पार्टनर बनाने के लिए इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग भोलू को अपना पार्टनर बना लेंगे जिससे हमारे कैपिटल का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा और उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करके हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कि एक नए पार्टनर को बिजनेस में लाने की ज़रूरत क्या है, अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम लोग क्यों ना बैंक से लोन ले लें, तो भी हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी होती है अगर आप बैंक से लोन ले लोगे तो। लेकिन ये ध्यान रखना, जब आप बैंक से लोन लोगे तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसको पे करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर कैपिटल लिया तो भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आप ये ध्यान रखना कि जो भोलू है बेसिकली वो बिजनेस में अगर पार्टनर बनेगा तो भोलू भी वहां आकर के बिजनेस में वर्क करेगा, उन पार्टनर के साथ उतना ही अपना एफर्ट करेगा प्रॉफिट को अर्न करने में। लेकिन बैंक से अगर आपने लोन ले लिया तो बैंक आपके पास आकर के एफर्ट करने वाला नहीं है और ना ही बैंक कोई रिस्क कवर करने वाला है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया मान लो तो बैंक को तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो बेसिकली भोलू है ये बेसिकली क्या करेगा, उस लॉस को भी बियर करेगा जैसे वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब बैंक से लोन लोगे तो आपको रिस्क बढ़ जाएगा, लेकिन अगर भोलू आपका पार्टनर बन गया तो ये रिस्क भी बियर करने को तैयार हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग इस भोलू को बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि भोलू हमारा पार्टनर बन चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है ये बिजनेस में आएगा तो क्या लेकर के आएगा, कैपिटल लेकर के आएगा। तो पहली चीज तो क्या हो गई कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में कोई आएगा तो कैपिटल तो लाएगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो इन्होंने भी तो बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा। तो नया पार्टनर आएगा तो उससे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल की मांग कर रहे हैं और नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो कैपिटल लेकर के आएगा। अब हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब नया पार्टनर आएगा और कैपिटल बिजनेस में लगाएगा तो ये बोलेगा भाई मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अपना कैपिटल भी लगा रहा हूँ, अपना टाइम भी लगा रहा हूँ और आपके साथ उतना ही एफर्ट भी कर रहा हूँ। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसका कुछ शेयर इसको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बोलो मिलना चाहिए बिल्कुल। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, मतलब गोलू और मोलू ने, कि भोलू को हम लोग जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% शेयर भोलू को पे कर देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है इन दोनों पार्टनर का जो रेशियो है वो 60 और 40। इसका मतलब क्या है, पहले 100% प्रॉफिट था, अब इस 100% प्रॉफिट को 2 लोगों की जगह आपको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम लोगों ने 20% प्रॉफिट भोलू को दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है गोलू और मोलू को 60 और 40 तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 20% तो किसके पास जा चुका है, भोलू के पास जा चुका है। इसका मतलब नए पार्टनर के आने से मान लेता हूं कि 10% तो मैंने इसका निकाल लिया, कितना रह गया इसका 50%, और 10% ही मैंने इसका निकाल लिया, इसका कितना रह गया 30%। ऑब्वियस सी बात है ये अपना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो किसको मिलने वाला है, वो पार्ट भोलू को मिलने वाला है। और हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था
कि जितना बेसिकली पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी जितना सेक्रीफाइस रेशियो होता है गेन रेशियो भी हमेशा उसके एग्जैक्टली इक्वल होता है। अब आप एक चीज यहां समझ चुके कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आने वाला है तो जितना प्रॉफिट पुराने पार्टनर को मिल रहा था उसमें से उन पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करेगा तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, अपना कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर देंगे, और यही 10% और 10% इनकी जेब से जा करके 20% किसको मिल रहा है, भोलू को मिल रहा है। इसका मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है और ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो एक पॉइंट तो आपने इनडायरेक्टली यहाँ समझ लिया कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराने वाले पार्टनर को सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ेगा। इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे भी समझते हैं, मान लो घर में आपके 2 मेंबर हैं और आपके घर में पड़े 6 रसगुल्लाज, तो क्या है 6 रसगुल्ले जो घर में पड़े हैं उसमें 2 ही लोग थे पहले घर में, 3 रसगुल्ले पापा के, 3 रसगुल्ले मम्मी के। लेकिन मम्मी का भाई घर पे आ गया तो ऑब्वियस सी बात है 3 और 3 6 रसगुल्ले हैं और मम्मी का भाई घर पे आ गया तो उस रसगुल्ले को बेसिकली आपको अपने भाई को भी, मम्मी के भाई को भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, या तो पापा सेक्रीफाइस करेंगे या मम्मी सेक्रीफाइस करेगी, या फिर होता है दोनों एक एक रसगुल्ला निकाल करके किसको दे दें, मम्मी के भाई को दे दें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नया कोई भी बिजनेस में पार्टनर आएगा तो पुराने वाले पार्टनर को अपना कुछ शेयर जो है उसको सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ेगा। तो जैसा आपने देखा कि सेक्रीफाइस और गेन रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब आप बोलोगे कि सर हम लोग नया पार्टनर बना रहे हैं बेसिकली तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया, तो फिर नए पार्टनर को एडमिशन देने से फायदा क्या रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको सिर्फ परसेंटेज में नजर आ रहा है। मैं मान लेता हूं कि कंपनी का पहले जो प्रॉफिट था वो था 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज में से गोलू को कितना मिल रहा था, 6 लाख रुपीज यानी 60%, और 40% मोलू को मिल रहा था यानी 4 लाख रुपीज। यानी पहले 10 लाख रुपीज को ये 6 लाख और 4 लाख में आपस में डिवाइड यानी 6:4 के रेशियो में डिवाइड कर दे। लेकिन अब नया बिजनेस में पार्टनर आया तो नया पार्टनर आया तो उसने मेहनत भी की होगी हमारे साथ मिल करके और नया कैपिटल भी लाया होगा तो उससे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा होगा। तो हमारे पास 10 लाख का प्रॉफिट मान लेता हूं 15 लाख रुपीज हो गया। अब 15 लाख रुपीज किस में डिवाइड होगा, पहले ये प्रॉफिट सिर्फ 2 में डिवाइड हो रहा था, अब ये प्रॉफिट किस में डिवाइड होगा, 3 लोगों में डिवाइड होगा। सबसे पहले नया पार्टनर, ध्यान रखना जब भी कोई नया मेहमान यानी नया पार्टनर घर में आता है तो सबसे पहले आपको उसका स्वागत करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने बारे में सोचना है। तो 15 लाख का पहले 20% निकाल लो, 15 टू जा कितना हो गया 30, तो 3 लाख रुपीज तो मैं किसको पे कर रहा हूं, भोलू को। अब बेसिकली इनको मिलने वाला कितना है 50% और 30%, तो आपको परसेंटेज में तो कम नजर आ रहा है कि 60 से 50 हो गया और इसका 40 से 30 हो गया, पर अब रुपीज में आप देखोगे तो इनका प्रॉफिट कितना मिल रहा है इसको 50%। 15 लाख का 50% निकालो यानी आधा कर दो, कितना रह गया 7,50,000 तो इसका आ गया, और 30% निकालो इसका 15 3 जा 45 यानी 4,50,000 रुपीज आ गया। अब आप देखो कि नए पार्टनर के आने से इसका प्रॉफिट जो है बेसिकली 6 लाख से कितना हो गया 750, और इसका प्रॉफिट 4 लाख से कितना हो गया 450। यानी नए पार्टनर के आने से उन्होंने अपने रेशो को तो सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उसके आने से जो कंपनी के पास कैपिटल आया और एक मैन पावर आ रहा है उससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो इन दोनों का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पुराने वाले पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और जो सेक्रीफाइस होता है वो गेन के हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे कि नया पार्टनर जो भोलू है हमारे पास, अगर वो हमारा पार्टनर बन गया तो उसके पास क्या क्या राइट आ जाएंगे, क्योंकि वो कंपनी में पार्टनर बन चुका है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राइट ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि नया पार्टनर बिजनेस में आ गया तो पहला राइट तो क्या ले लिया उसने, राइट टू शेयर इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो जो मैंने आपको भी यहाँ बताया था कि नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है, और आप लोगों ने ये पढ़ा है कि सबसे ज्यादा कैपिटल कहाँ यूज होता है, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने में। इसीलिए क्योंकि ये कैपिटल ला रहा है तो वो क्या करेगा, कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज में भी उतना ही पार्टिसिपेट करेगा जितना दोनों पार्टनर कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखो मैंने क्या लिखा है, फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी 2020 के बाद जो प्रॉफिट होगा ना उसमें उसका राइट होगा। 2020 से पहले का जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ गोलू मोलू ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं या एडजस्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था सेकंड नंबर चैप्टर में
कि हमें अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है या पुराने पार्टनर अपना रेशो चेंज कर रहे हैं तो पहले पुरानी बैलेंस शीट को दोबारा से हिला करके उसको मैंने आपको समझाया था दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे पूरी बैलेंस को दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट का राइट हो रहा है तो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अमाउंट ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा, जो कि मैं आज नहीं समझा रहा हूं। जब मैं आपको गुडविल बताऊंगा तब मैं आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह समझा दूंगा। तो ये आपने समझ लिया। अब हम लोग एक चीज और ध्यान देते हैं कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो मैंने क्या बताया था, रेशो चेंज होगा तो पुरानी बैलेंस शीट में, क्योंकि 2010 से लेकर और 2020 तक कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज जो भी हैं, बेसिकली प्रॉफिट वगैरह हैं, वो 10 ईयर में जो बेसिकली है इन दोनों की मेहनत से जनरेट हुआ है। तो उसमें किसका राइट बनता है, गोलू और मोलू का। भोलू का राइट कब से बनेगा, 2020 के बाद बनेगा। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट हम लोगों को करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो, जो हमने अभी पढ़ा कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और एक नया रेशियो भी दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर के बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हम लोग जब गुडविल पढ़ेंगे जब मैं आपको समझा दूंगा, यानी हमें गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हम लोग सेकंड चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्योंकि 2010 में इन दोनों पार्टनर ने एसेट्स या लायबिलिटीज जो भी बेसिकली एक्वायर की थी तो उसका 2010 से लेकर 20 तक कुछ वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो गया होगा, जिसकी वैल्यू को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके और ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपको मैं सेकंड चैप्टर में समझा चुका हूं। जिन लोगों ने सेकंड चैप्टर नहीं देखा है वो सेकंड चैप्टर देख लेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट था हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। ये भी मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का या रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है। या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है CRDR के कॉन्सेप्ट, या प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो जाता है कौन सा रेशियो निकाल करके, सैक्रिफाइस या गेन रेशियो निकाल कर। ये मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट आ गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब बेसिकली मैंने आपको बताया कि भोलू आएगा तो कैपिटल लेकर के आएगा। अब कितना कैपिटल आएगा कि उसको एसेट्स एंड लायबिलिटीज में पार्टिसिपेट करने को मिल जाए और किस रेशियो में वो कैपिटल लाने वाला है, यानी किस पार्ट में वो कैपिटल लाने वाला है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। तो जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि हम लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। अब हम लोग बात करेंगे इन एडजस्टमेंट के बारे में। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड न्यू रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।